पवन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वादे के मुताबिक आज 21 नवंबर को आपके सामने अपनी पहली वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सब 21 नवंबर को लेकर के काफी जो है चर्चा में मेरा चैनल रहा। आप सबके द्वारा की गई चर्चा के अनुसार कुछ लोग जिनको मेरी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे, कई लोगों ने मैसेज किया, कई लोगों ने कहा कि भाई हम 21 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, या कुछ मुझसे उम्र में बहुत बड़े लोग, उनका बेटा, हम 21 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, आपकी वीडियो 21 नवंबर को आने वाली है। और कुछ जिन लोगों को नहीं समझ में आया या जिन लोगों के शायद अच्छा न लगा पिछला वीडियो, उन्होंने कहा कि बड़ा 21 नवंबर का हल्ला काट दिया अपने चैनल पर। कोई सेलिब्रिटी थोड़े ही हो जो 21 नवंबर को तुम डालोगे तो सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। जब मन हो डाल देना, जिसको मन होगा देखेगा, जिसको मन होगा नहीं देखेगा। लेकिन 21 नवंबर की डेट मैंने क्यों दी थी, जिसने मेरा पिछली वीडियो देखा होगा उसको पता होगा कि मैंने क्यों 21 नवंबर की डेट दी। कुछ तैयारियां मेरी जरूरी थी, बाकी सारी बातें विस्तार से पिछले वीडियो में बताई है। अगर आपको इच्छा हो वीडियो देखने की तो मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। चलिए हम आज बात करते हैं कि मैं आज की वीडियो किस विषय पर बनाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और जान भी गए होंगे कि हमारी पहली वीडियो किस विषय पे है। आज हमारी वीडियो है वीर सरदार उधम सिंह, या यूं कहे शहीद आजम उधम सिंह, या उनके कई नाम थे, तरह तरह के उन्होंने नाम बदले अपने, क्यों बदले, किस कारण बदले, अपनी वेशभूषा उन्होंने क्यों बदली, और वो किस वजह से भारत के इतिहास में इतने विख्यात हैं और किस वजह से हमें उनके बारे में जानना चाहिए। इन सब बातों को मैं आपको विस्तार से अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि उधम सिंह के बारे में ही ये वीडियो मेरी क्यों है। असल में मेरी पहली वीडियो दूसरे विषय पे होने वाली थी, लेकिन पिछली वीडियो में मैंने जो कि उधम सिंह और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो अल्प सूचना दी है, इस वजह से कई लोगों ने मुझसे कहा कि अब इसमें थोड़ा बहुत बता दिया है तो इसको पूरा क्लियर कर दो, ताकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपके दर्शकों को हो जाए। तो मुझे उनकी सलाह ठीक भी लगी, इसी वजह से मैं जो है पहला अपना विषय उधम सिंह जी के बारे में बनाया है और ये आपके सामने मैं अपना पहला एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आप सबकी शुभकामनाओं की आवश्यकता होगी, समर्थन बनाइएगा मेरे प्रति। और चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी पहली वीडियो। उससे पहले मैं आपको उधम सिंह की और उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं और जो भी उनसे जुड़ी चीजें, उनकी तस्वीरें कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीरें देखें पहले। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मस्तिष्क में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया होगा। इस प्रश्न चिन्ह को मिटाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए हम समझते हैं उधम सिंह के जीवन वृत्त को। यूं तो उधम सिंह जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पर उधम सिंह जी के जीवन के बारे में हमारे दिमाग में जो स्मृति बनी हुई है उसे याद करने का हक तो हमें है ही। और जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं या समझते हैं या सुनते हैं, उसमें सरदार उधम सिंह जी का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हम उधम सिंह जी के जीवन के बारे में, उनके बचपन से बात करते हैं कि उनका जन्म कब हुआ। शताब्दी अपने जीवन के अंतिम छोर पर खड़ी थी और एक नई शताब्दी क्रांतिकारियों के इतिहास का गवाह बनने की तैयारी में थी। इसी दिन 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले में सरदार तेहाल सिंह, जो कि कंबोज जाति से थे, उनके घर एक नायक का जन्म हुआ जिसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह उधम सिंह जी के बचपन का नाम था और उन्होंने बाद में अपना नाम उधम सिंह क्यों रख लिया, ये भी हम आपको बाद में बताते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं उधम सिंह जी की माँ के बारे में। जिस पावन कोख से उधम सिंह जी का जन्म हुआ, उस माँ का नाम था नरेन कौर। नरेन कौर जी का मृत्यु जो है वो 1901 में हो गई और काफी बाल्यकाल में ही उधम सिंह जी के सर से माँ का साया उठ गया। और ये दुख उनका खत्म हुआ ही नहीं था कि 1907 ईस्वी में जो है उनके पिताजी का जो है देहांत हो गया। काफी छोटी आयु में अपने माता पिता दोनों को खो देने के बाद उधम सिंह अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में जो है अपना जीवन व्यतीत करने के लिए चले गए। वहीं पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और उस अनाथालय का नाम था खालसा पंथ का वो अनाथालय था, जहाँ पर उधम सिंह जी ने अपने जीवन में
18 वर्ष की आयु तक का समय व्यतीत किया और वहां पर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, भारत के बारे में पढ़ा लिखा, भारत की स्थिति के बारे में जाना। संयोग देखिए या दुर्भाग्य देखिए कि 1917 में उधम सिंह जी के बड़े भाई मुक्ता सिंह का भी देहांत हो गया। दुखों के इस पहाड़ को उठा लेने की क्षमता उधम सिंह के सीने में शायद ईश्वर ने बना करके ही भेजी थी। माँ बाप और बड़े भाई का भी साया सर से उठ जाने के कारण आपको जितनी उनके प्रति संवेदना हो रही होगी उतनी उनको स्वयं के प्रति नहीं हुई, और वो एक कठोर हृदय के साथ अपने जीवन को निर्वाह करने में, अपने भारत के स्वतंत्रता की आजादी में और क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेने में बिताने के लिए तैयार हो गए। 1917 में उनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद 1918 में जब उधम सिंह जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद सन 1919 ईस्वी में उन्होंने अपने अनाथालय खालसा पंथ का जो अनाथालय था उसको अलविदा कहते हुए अपने जीवन की आगे की यात्रा शुरू की। ये दौर 1919 का ही चल रहा था, तभी ब्रिटिश शासन द्वारा एक कानून पारित किया गया जिसे हम लोग इतिहास में रॉलेट एक्ट कहते हैं, और रॉलेट एक्ट उसका नाम भी था। ये इस इतिहास के इस कानून को भारत में काला कानून भी कहा गया है। ये काला कानून इसलिए कहा जाता था कि रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी, और इसी विरोध के चलते जलियांवाला बाग मैदान में हजारों नेता शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, और वहां पर एक एक नेता आकर के वहां के लोगों को रॉलेट एक्ट के नुकसान के बारे में समझा रहा था। बैसाखी के त्योहार होने के नाते कुछ लोग अपने परिवार सहित मेला घूमने भी गए हुए थे, और आप ये समझ लीजिए कि वहां पर कम से कम 3 से 4 हजार की लोगों की भीड़ थी। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि वहां पर जलियांवाला बाग में प्रवेश करने के लिए एक 4 से 4.5 फीट का ही द्वार था जहां से लोग जा सकते थे और वापस आ सकते थे। उसी द्वार से एक ब्रिटिश क्रूर अधिकारी जनरल डायर अपने साथ गोरखा सिंह पठान के 50 जवानों को 303 राइफल के साथ लेकर के आदम का 303 राइफल का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि 303 1900 के दशक की एक इतनी खतरनाक राइफल होती थी, यदि उसका बोर किसी की सर से सटा करके फायर कर दिया जाए तो उसके सर के मांस के सिर्फ लूथड़े मिलते थे, सर पता नहीं चलता था कि सर था भी कि नहीं था। इसलिए मैंने आपको 303 से वाकिफ कराया। उसकी तस्वीर भी मैं आपको लगा करके दिखा दूंगा कि 303 कैसे दिखती है। आप सबने देखी भी होगी, और 303 राइफल के बारे में आप अच्छे से जान जाएंगे कि कैसी हुआ करती थी। जब जनरल डायर अपने 50 सैनिकों को लेकर के जलियांवाला बाग के मुख्य द्वार से प्रवेश कर गया तो वहां पर उपस्थित लोगों में और जो नेता रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे थे, उन्होंने द्वार की तरफ देखा तो वो घबराए नहीं, वो हल्का से बेचैन जरूर हुई कि यहाँ पर राइफल की क्या जरूरत थी, और हमारे पास तो हम तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, एक मैदान में धरना दे रहे थे। ऐसा आज भी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई प्रदर्शन करना है, धरना देना है, तो जिला अधिकारी महोदय से परमिशन लेकर के धरना और विरोध प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन हर चीज कानून के दायरे में हो रही थी, तो वहां पर सैनिकों और राइफल्स की क्या जरूरत थी ये वहां के लोग समझ नहीं पाए। और इससे पहले ही कोई कुछ समझ पाता, उस क्रूर अधिकारी ने अपने 50 सैनिकों को उन पर राइफल तानने का आदेश दे दिया और बिना किसी चेतावनी दिए फायर का आदेश दे दिया। और जब एकाएक उस मैदान में गोलियों की आवाज गूंजने लगी तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। जिस तरह से वहां पर गोलियों की बौछार हो रही थी और निर्दोष लोगों की जानें जा रही थी, लाशों पे लाशों का ढेर लग रहा था, इस तरह से लाशें गिर रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह के मंजर की कल्पना नहीं कर सकता। इस निर्मम घटना को, इस निर्मम हत्याकांड को आप अच्छे से समझ सके, इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो क्लिप लेकर के आया हूं, जिसको देख करके आप बहुत कायदे से, बहुत अच्छे तरीके से और शायद बहुत सरल तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड के दर्द को समझ सकेंगे। हृदय विदारक, जब भी हम अपने इतिहास की इन कड़वी यादों से गुजरते हैं तो एक भारतीय होने के नाते हमारे खून में उबाल तो आ ही जाता है।
1918 में अपने अनाथालय को छोड़ने के बाद अभी 1 साल ही नहीं बीता था कि उधम सिंह ने अपने युवा काल के जीवन काल में एक इस तरह की घटना साल भर भीतर ही देख ली थी। क्योंकि वो अमृतसर में ही अपना जीवन बिता रहे थे, तो इस घटना की जानकारी उनको सबसे पहले हुई और वहां पर बिछी हुई लाशों को उन्होंने बहुत करीब से देखा और इस तरह की दर्द भरी, पीड़ा भरी घटना ने उनको एक क्रांतिकारी बनने के लिए मजबूर कर दिया। हम और आप में से कोई भी इस तरह की घटना को जब साक्षात देखेगा तो उसके हृदय में द्वेष, ईर्ष्या ये भाव उत्पन्न तो हो ही जाएंगे और यही भाव ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उधम सिंह के सीने में भी पनप गया और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का फैसला लिया और इस हत्याकांड का बदला लेने का फैसला लिया। इस घटना के बाद जनरल डायर के ऊपर जांच बैठाई गई, एक हंटर कमीशन बैठाया गया जिसने इस घटना की जांच की। आंकड़े, ब्रिटिश सरकार के आंकड़े बताते हैं कि वहां पर 379 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग और 6 सप्ताह का एक नवजात शिशु था। लेकिन जो जनरल डायर ने जहां पर ये घटना को अंजाम दिया जलियांवाला बाग में, वहां पर 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए इन भिन्न भिन्न आंकड़ों से यह तो साफ जाहिर होता है कि इस घटना में हुई हत्याओं पर धड़ल्ले से लीपापोती ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई है। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को साक्षात रूप से देखा था, वहां के आसपास के लोग जिनको गोलियों की आवाज सुनाई दे रही थी, उनकी कुछ पीढ़ियां आज जीवित भी हैं, आसपास लोगों के घर भी हैं। वहां के लोग बताते हैं कि करीब 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और करीब 2 से 2500 लोग घायल हुए और हजारों लाशें देखने के बाद उधम सिंह ने अपने दिल में जो निश्चय किया था कि मैं इस घटना का बदला लूंगा, जलियांवाला बाग मैदान में चली सैकड़ों गोलियों का बदला 1940 में लंदन के क्रिस्टन हॉल में उधम सिंह ने गोली चला करके ही पूरा किया। उधम सिंह के लंदन तक पहुंचने का सफर 1919 से लेकर के 1940 तक उन्होंने जिस तरह के संघर्षों का सामना किया, जिस तरह की अंग्रेज सरकार द्वारा यातनाओं को झेला, कितनी बार जेल यात्राएं करी, कितने मुकदमे लिखवाए अपने ऊपर और किस तरह से अपने पूरे जीवन को उन्होंने देश की आन बान और शान के लिए समर्पित कर दिया, इन सब बातों को मैं आपको उधम सिंह सीरीज के अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो और अच्छी लगी हो, मेरा हौसला और बढ़ाने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करें और यदि मुझसे कोई कमी या मेरी कोई गलती सामने आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार।